नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। आज की कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर निखिल वर्मा ने। यह घटना उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव कालेश्वर घाटी की है, जहां एक भूतिया रेलवे स्टेशन मौजूद है, स्टेशन नंबर 5। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनना और आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दिया करो यार, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और आप कहां के रहने वाले हैं वह भी हमें जरूर बताएं। हम कहानी के लास्ट में आप सबका नाम जरूर लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है अजय शर्मा की। अजय शर्मा पेशे से फोटोग्राफर था। खासकर वीरान और अजीब जगहों की तस्वीरें खींचना उसका शौक था। उस दिन वह कालेश्वर घाटी के जंगलों में एक पुरानी हवेली की तस्वीरें लेने गया था, लेकिन वापसी के वक्त रास्ता भटक गया। उसके पास सिग्नल नहीं था और रात करीब 1 बजे चुके थे। अजय शर्मा को दूर एक स्टेशन की लाइटें दिखी। उसने सोचा, चलो वहीं से कोई मदद मिल जाए। स्टेशन छोटा सा था। एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था स्टेशन नंबर 5। अजीब बात यह थी कि स्टेशन की हालत बहुत पुरानी थी, जैसे 30-40 साल से किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन वहां एक लाल रंग की सिग्नल लाइट जल रही थी और प्लेटफॉर्म की लाइटें भी ऑन थीं। अजय शर्मा को कोई इंसान नहीं दिखा, सिर्फ एक बूढ़ा सा चौकीदार लकड़ी की बेंच पर बैठा था, आंखें झुकाए हुए। अजय शर्मा ने पास जाकर पूछा, काका, यहां से कोई बस या गाड़ी मिलेगी क्या? बूढ़ा धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे बहुत कुछ देख चुका हो। वो धीमे से बोलता है, ट्रेन तो आएगी, लेकिन उस पर मत चढ़ना, वो ट्रेन तुम्हें कहीं और ले जाएगी। अजय शर्मा चौंक गया। मतलब? बूढ़ा बोला, रोज रात 2:30 पर एक ट्रेन आती है, जिसे जिसे ले जाना होता है उसे अपने आप बुला लेती है। अजय शर्मा को लगा यह कोई पुराना आदमी है जो शायद अपना होश खो बैठा है। वो मुस्कुराया और बेंच पर बैठ गया। वेटिंग रूम की घड़ी में 2:10 हो चुके थे। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना हवा, सिर्फ सन्नाटा। तभी टू टू किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अजय शर्मा खड़ा हो गया। एक काली पुरानी सी ट्रेन धुआं छोड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। गाड़ी में कोई नाम नहीं लिखा था। हर डिब्बा जंग खाया हुआ और खिड़कियों से झांकती साया जैसी परछाइयां। गाड़ी रुकी और अपने आप उसके दरवाजे खुल गए। अजय शर्मा हैरान रह गया। पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा चौकीदार गायब था। अजय शर्मा प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था। उसके सामने खड़ी थी वो काली रहस्यमय ट्रेन, जिसे देखकर शरीर में एक अजीब सी झुंझुनाहट दौड़ गई थी। हर डिब्बे का रंग था धुंधला काला, जैसे वक्त ने उसे निगल लिया हो। और सबसे अजीब बात, हर डिब्बे के दरवाजे खुद ब खुद खुले थे, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। अजय शर्मा को लगा शायद यह कोई पुरानी मालगाड़ी हो, जिसे किसी ने मजाक में स्टेशन पर छोड़ दिया है। लेकिन तभी एक आवाज आई, चढ़ जा, समय आ गया है। अजय शर्मा पलटा, कोई नहीं था। उसने झांक कर डिब्बे के अंदर देखा। सामने की सीट पर बैठा था एक आदमी, सिर झुका हुआ, पूरा शरीर धुएं से ढका, जैसे कोई अधूरा अक्स हो। उसने अजय शर्मा की ओर देखा नहीं, लेकिन उसके पास होने का एहसास बहुत भारी था। अजय शर्मा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा खुद बंद हो गया। पूरी ट्रेन में फिर से एक सीटी गूंजी, टू टू, और वो धीरे धीरे चलने लगी। अजय शर्मा पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर रखे एक पुराने सूटकेस पर गई। सूटकेस की सतह पर कुछ उभरा था। ध्यान से देखा तो लिखा था, मनोज गुप्ता, उम्र 27, लापता 1991। अजय शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा। स्टेशन पर ना वो बूढ़ा चौकीदार था, ना कोई दूसरा इंसान, बस धुआं, पुरानी दीवारें और उस ट्रेन की गूंजती सीटी। तभी पीछे से फिर वही धीमी आवाज आई, तू बच गया। पर हर कोई नहीं बचता। अजय शर्मा ने झटके से पीछे देखा। वो बूढ़ा चौकीदार वापस वहीं खड़ा था। वो बोले, जिन्हें दुनिया भुला देती है उन्हें यह ट्रेन याद रखती है। हर साल कुछ रूहें लौटती हैं। सवारियों की शक्ल में अजय शर्मा घबरा चुका था। उसने पूछा, यह सब क्या है? कौन लोग थे उस ट्रेन में?
बूढ़ा सिर्फ इतना बोला, जो चढ़ गया वो गया। इस स्टेशन पर जो भी आया है उसकी कोई तस्वीर नहीं बची, सिर्फ निशान, जैसे वह कभी था ही नहीं। अजय शर्मा को समझ आ गया कि यह कोई आम जगह नहीं थी। उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे तेजी से स्टेशन से निकल गया। लेकिन जब कुछ किलोमीटर बाद मोबाइल नेटवर्क आया, उसने देखा उसकी कैमरा गैलरी से सभी तस्वीरें गायब थीं। उस दिन के सारे फोटो स्टेशन की एक भी झलक नहीं बची थी। सिर्फ एक फोटो रह गई थी जिसमें एक अजनबी चेहरा पीछे खड़ा था, सफेद आंखें और मुंह से बहता धुआं। स्टेशन नंबर 5, क्या वो कोई भूतिया जगह है या कोई ऐसे रूहों की दुनिया जो भुला दिए गए हैं? वापसी की पुकार। अजय शर्मा वापस शहर लौट आया था, लेकिन स्टेशन नंबर 5 का हर पल उसकी नींद में समा चुका था। नींद में बार बार वही सिटी गूंजती, टू और दरवाजे खुद ब खुद बंद होते नजर आते। शुरुआत में उसने सोचा शायद यह बस एक खौफनाक संयोग था, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात के ठीक 2:30 पर अजय शर्मा का फोन अपने आप चालू हो जाता। उसमें से स्टेशन की सिटी जैसी आवाज आती और फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरती, बुकिंग अधूरी है, वापसी जरूरी है। पहली बार उसने सोचा यह कोई वायरस होगा, लेकिन दूसरे दिन उसी वक्त फिर वही बुकिंग अधूरी है, वापसी जरूरी है। विक्राम ने डरकर फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब उसके कानों में गूंजने लगी थी, जैसे हर सेकंड उसे वापस बुला रहा हो। तीसरी रात अजय शर्मा के कमरे में हल्की धुंध भरने लगी। कमरा बंद था, खिड़कियां सील, लेकिन फिर भी वह ट्रेन की बोगी जैसी बदबू हर कोने में फैल गई। तभी एक परछाई उसके बेड के पास से गुजरी। अजय शर्मा ने देखा एक आदमी सूटकेस पकड़े खड़ा है। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। उसने धीमे से कहा, तू बचा नहीं है, तू रुका हुआ है। अजय शर्मा चीख पड़ा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उस अजनबी ने बस एक टिकट दिखाया। टिकट पर लिखा था स्टेशन नंबर 5, वापसी टिकट, अजय शर्मा सिंह कंफर्म। जवाब की तलाश। अगली सुबह अजय शर्मा का चेहरा उतरा हुआ था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, किसी से बात नहीं की, केवल एक काम किया, स्टेशन नंबर 5 के बारे में पता लगाना। लेकिन हैरानी की बात, ऐसा कोई स्टेशन रेलवे रिकॉर्ड में था ही नहीं। वो जितना खोजता उतना ही गहराई में फंसता गया। इंटरनेट पर भी कोई जानकारी नहीं, बस एक पुराना ब्लॉग मिला, मनोज गुप्ता गायब, 1991 आखिरी बार देखा गया। स्टेशन 27, यह वही नाम था जो अजय शर्मा ने सूटकेस पर देखा था। अब अजय शर्मा जान चुका था, यह सिर्फ एक डरावना स्टेशन नहीं था, यह एक फाइनल कॉल थी उन आत्माओं की जो दुनिया की भीड़ में गुम हो गई थी और अब दूसरों को अपने साथ ले जाना चाहती थी। वो ट्रेन सिर्फ उन्हें बुलाती है जिनकी जिंदगी में कोई खालीपन हो, जो थक चुके हों या भटक चुके हों। अब सवाल यह है, अजय शर्मा ने अब तय कर लिया था, उसे जवाब चाहिए थे। जिस स्टेशन को कोई मानता नहीं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जहां जाने के बाद लोग लौटते नहीं, उसे अब वही स्टेशन ढूंढना था। स्टेशन नंबर 5। अजय शर्मा अपने पुराने दोस्त राघव वर्मा से मिला, जो रेलवे की आंतरिक फाइलों में रिसर्च करता था। अजय शर्मा ने धीरे से पूछा, स्टेशन नंबर 5 कभी सुना है? राघव वर्मा ने अचानक सिर घुमा लिया, चेहरे पर खामोशी छा गई। यह नाम दोबारा मत लेना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 1981 में एक स्टेशन था जहां रोजाना मालगाड़ी खड़ी रहती थी। एक रात वो ट्रेन बिना ड्राइवर चली और 37 लोगों को कुचल दिया। उस हादसे के बाद रेलवे ने वो स्टेशन हटा दिया, लेकिन कहते हैं वो ट्रेन आज भी वहां आती है। अजय शर्मा के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन वो स्टेशन कहां है? राघव वर्मा ने कांपते हाथों से एक कागज पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, D27 सुनसान जोन अब इस्तेमाल नहीं होता। अजय शर्मा उसी रात वहां के लिए निकल पड़ा। घना जंगल, रेतीली पगडंडी और फिर दूर एक टूटी हुई नेम प्लेट, 27 स्टेशन वीरान था, पर माहौल ऐसा जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। तभी रात के 2:30 पर पुराने लाउडस्पीकर में आवाज गूंजी, यात्री कृपया ध्यान दें, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 27 पर आ रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म सिर्फ एक था और सामने कोई रेलवे ट्रैक ही नहीं था। फिर भी हवा तेज हुई, धुआं उठा और लोहे की पटरी जैसी आवाज आने लगी। अजय शर्मा,
अजय शर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ट्रेन वाकई में आ रही थी, लेकिन कहीं से नहीं, जैसे हवा में बनती जा रही हो। उसने देखा ट्रेन की बोगियां पारदर्शी थी, हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस गहरे काले साए। फिर वही आवाज, यात्री अजय शर्मा सिंह, कृपया बोर्ड करें। अजय शर्मा पीछे भागा, लेकिन पटरियों के नीचे से हाथ निकलने लगे। कोई उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि खींच रहा था अंदर लाने के लिए। आखिरी पल में अजय शर्मा ने पास पड़ी टॉर्च की बैटरी ट्रेन पर फेंकी, और जैसे ही बैटरी टकराई, पूरी ट्रेन काले धुएं में बिखर गई। अजय शर्मा बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वह एक सरकारी अस्पताल में था। कोई भी नहीं जानता था कि उसे वहां कौन लाया, कैसे लाया। बस उसकी जेब में एक टिकट पड़ा था, जला हुआ अधूरा, जिस पर लिखा था स्टेशन नंबर 5 वापसी रद्द। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसी स्टेशन पर किसी और ने टिकट बुक किया, और इस बार नाम था राघव वर्मा। रेलवे विभाग में डाटा एनालिस्ट। वो सिर्फ फाइलों में दबे नामों को देखता था, ना जिंदा इंसान, ना मरे हुए, बस रिपोर्ट्स, लोकेशन और कोड्स। मगर उस दिन उसकी स्क्रीन पर जो चमका, उसने उसका खून जमा दिया। नया टिकट जनरेटेड, राघव वर्मा, स्टेटस बोर्डिंग कंफर्म। वो स्क्रीन को घूरता रह गया। मैंने तो कोई टिकट बुक ही नहीं किया, उसने बड़बड़ाया, लेकिन सिस्टम ने जवाब दे दिया, आपने नहीं, किसी ने आपके लिए किया है। उसने तुरंत अजय शर्मा को फोन मिलाया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। उस रात की बात याद आई, अजय शर्मा की जलती आंखें, वो स्टेशन और वो जली हुई टिकट। राघव वर्मा का मन किया सारा सिस्टम बंद कर दे, ये डाटा डिलीट कर दे। पर तभी ऑफिस की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। 2:30 बजने वाले थे, और स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, अब बारी तुम्हारी है। उसने सिस्टम बंद किया, हाईलेंस समेटी और सीधा घर भागा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर वही पुरानी टिकट चिपकी थी जैसी अजय शर्मा को मिली थी। राघव वर्मा कोच सी 1 सीट, 13 स्टेशन नंबर 5, केवल एक तरफा यात्रा। उस रात राघव वर्मा ने खुद से लड़ाई की। जाने का मन नहीं था, पर किसी ताकत ने धकेलना शुरू किया। कभी लाइट्स बंद होती, कभी दीवारों से आवाजें आती। समय हो गया है। और फिर रात के 2:30 पर राघव वर्मा की छत के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। जब वो ऊपर भागा, वहां कोई ट्रेन खड़ी थी। हवा में उसकी छत पर बिना पटरियों के बोगियों से वही काले साए झांक रहे थे। एक ने हाथ बढ़ाया, टिकट चेक प्लीज। राघव वर्मा भागा, नीचे उतरा, दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के पीछे अब उसका घर नहीं था, बल्कि वहां था स्टेशन नंबर 5। वो चीख पड़ा, मैं नहीं जा सकता। आवाज आई, तुम्हारा टिकट कट चुका है। फिर वही साए उसके पीछे आने लगे। हर कदम पर एक बोगी पास आती गई, और आखिर में राघव वर्मा गायब हो गया। सुबह जब अजय शर्मा को होश आया, उसने सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल किया, पर नंबर नहीं मिला। सिर्फ एक मैसेज आया, यात्री राघव वर्मा का सफर पूरा हुआ, अब अगला टिकट किसका होगा। अजय शर्मा को होश तो आ गया था, पर अब नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही राघव वर्मा की चीखें, वो टिकट, वो ट्रेन, सब कुछ लौट आता। उसने तय किया, अब और नहीं, इस स्टेशन के पीछे जो भी राज्य है उसे सामने लाना ही होगा। उसने रेलवे के रिटायर्ड गार्ड्स, पुराने इंजीनियर, यहां तक कि ट्रैकमैन तक से बात की। एक नाम बार बार उभर कर आया, रघुना बाबू, 80 साल का बूढ़ा जो अब किसी से बात नहीं करता। कहा जाता है स्टेशन नंबर 5 का नक्शा उसी ने तैयार किया था। अजय शर्मा पहुंच गया गोविंद बाबू के गांव। वहां उसका टूटा फूटा घर था। दरवाजे पर दस्तक दी, भीतर से बहुत धीमी आवाज आई, तुम वो हो ना जिसकी टिकट बची है। अजय शर्मा चौंक गया, आपको कैसे पता? रघुनाथ हंस पड़ा, क्योंकि मैं ही पहला मुसाफिर था उस ट्रेन का। फिर उसने जो बताया वो कहानी नहीं, एक शार्प थी। 1951 में एक टनल बन रही थी। बिना परमिशन सरकार ने एक पुराना कब्रिस्तान तोड़कर वहां सुरंग खोद दी। मजदूरों ने मना किया, पर पैसों का लोभ सब जीत गया। एक रात अचानक टनल धंस गई, 27 लोग जिंदा दफन हो गए। रेलवे ने हादसे को छिपा दिया, पर कुछ हफ्तों बाद स्टेशन नंबर 5 पर ट्रेनें अपने आप रुकने लगी, और जब गिनती होती एक मुसाफिर हमेशा ज्यादा होता। उसे कोई नहीं देख पाता, पर हिसाब में वह हमेशा रहता।
रघुनाथ बोला, हर साल एक टिकट कटता है जिसकी आत्मा डर से भर जाए, वो अगला मुसाफिर बनता है। अजय शर्मा की रूह कांप गई। तो मैं अगला हूं? बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं, अगला कौन होगा, यह स्टेशन खुद तय करता है। अचानक हवा का एक झोंका चला। कमरे की दीवारों पर पुरानी टिकटें उड़ने लगी। हर टिकट पर सिर्फ एक ही शब्द, कंफर्म्ड। अजय शर्मा ने एक आखिरी सवाल पूछा, कोई रास्ता है बचने का? रघुनाथ बोला, एक ही तरीका है, सच को पूरी दुनिया के सामने लाना, वरना हर साल कोई ना कोई इस गाड़ी में चढ़ता रहेगा। अब अजय शर्मा के पास एक ही चॉइस थी, इस कहानी को रिकॉर्ड करके दुनिया को सुनाना। लेकिन एक साया अब हर रात उसके कमरे के बाहर मंडराता है। बिल्कुल उसी वक्त, रात के 2:30 पर अजय शर्मा ने वह सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। गोविंद बाबू की कहानी, हादसे की सच्चाई और वो मरने वालों की ट्रेन। उसे लगा अब वो बच गया। सच सामने लाना ही तो उपाय था। पर क्या सच में? उस रात उसने रिकॉर्डिंग को एडिट करना शुरू किया। क्लिप में गोविंद बाबू की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, लेकिन बीच बीच में कोई और भी कुछ बड़बड़ा रहा था। सावधान, समय हो गया है, स्टेशन पर आने का वक्त है। अजय शर्मा ने हैरानी से देखा। उस वक्त गोविंद बाबू चुप थे। तो यह आवाज किसकी थी? उसने फिर से वह क्लिप प्ले की। अब आवाज तेज थी, टिकट नंबर। अगला अजय शर्मा कांप उठा। रात के ठीक 2:30 पर उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। रिकॉर्डिंग फाइल फिर से खुली। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कंफर्म्ड, और साथ ही लैपटॉप का माइक खुद ब खुद ऑन हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। अजय शर्मा ने चिल्लाकर कहा, मैंने सबको बता दिया, मैंने रिकॉर्डिंग सब जगह भेज दी है। कमरे की दीवार पर किसी की परछाई उभरी, लंबी झुकी हुई, बिना चेहरा। फिर वही आवाज आई, अब हर कोई जानता है तो हर कोई सवारी बन सकता है। अजय शर्मा ने डर के मारे लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल से बाहर कॉल करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर लिखा आया, सर्विस अवेलेबल ऑन स्टेशन नंबर 5। अब अजय शर्मा समझ गया, सच बताना हल नहीं था। यह स्टेशन अब एक श्राप बन चुका है और उसका काम सिर्फ इतना था, अगली टिकट किसी और के नाम करवाना। अगले दिन सुबह अजय शर्मा के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई। टाइटल, स्टेशन नंबर 5 की सच्चाई, सुनो जान लो, वरना अगली टिकट तुम्हारी हो सकती है। सुबह के अखबार में एक छोटी सी खबर छपी थी, लोकल यूट्यूबर अजय शर्मा अचानक लापता, आखिरी बार रात 2:30 ऑनलाइन देखा गया। पुलिस को उसका लैपटॉप बंद अवस्था में मिला। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, स्टेशन नंबर 5 पर टिकट कंफर्म हो चुकी है। उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा था। कुछ ने हंसी में उड़ाया, कुछ डर गए और कुछ उस रात स्टेशन नंबर 5 पहुंच भी गए, बस देखने के लिए, पर जो गए वो लौटे नहीं। अब रात 2:30 एक कहावत बन चुकी थी। लोग उस समय अपने फोन बंद कर देते, टीवी का वॉल्यूम कम कर देते और वीडियो स्किप कर देते, पर शायद देर हो चुकी थी। स्टेशन नंबर 5 अब एक भटकता स्टेशन नहीं, बल्कि एक जिंदा इकाई बन चुका था। हर वीडियो, हर शेयर, हर व्यू उसे एक नई टिकट देता, और जब टिकट कंफर्म होती, एक और मुसाफिर सफर पर निकल पड़ता, बिना वापसी की मंजिल के। लोग कहते हैं, जो उस वीडियो को आधा छोड़ देता है या हंसी में उड़ा देता है, उसके लिए एक सीट रिजर्व हो जाती है, क्योंकि स्टेशन अब सिर्फ डर से नहीं, बेखबरी से भी टिकट काटता है। आपने भी सुना ना ये पूरा किस्सा? कहीं आधा तो नहीं छोड़ा, क्योंकि घड़ी आज 2:30 पर रुकने वाली है और स्टेशन नंबर 5 से अगली ट्रेन अब चलने वाली है। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अब सुनते हैं अगली कहानी। यहां आपकी कहानी है। तुम लोग मोबाइल पर कहानी सुनते हो ना, तो सुनो एक बात, सच्ची है, मैं झूठ नहीं बोलता। बात है हमारे गांव बुढ़वा टोला की, जहां आज भी लोग एक झोपड़ी की तरफ देखने से डरते हैं। हमारे गांव में एक कोना है, बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां बांस के झाड़ इतने घने हैं कि दोपहर में भी अंधेरा लगता है। वहीं पे एक मिट्टी की झोपड़ी है, पुरानी टूटी हुई, जैसे बरसों से कोई वहां रहा ही ना हो। लेकिन बात यह नहीं कि कोई वहां रहता था, बात यह है कि कोई अब भी वहां सांस लेता है। मेरा नाम रज्जन है, उम्र 70 पार कर गई। यह कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी है और आज भी उस झोपड़ी की तरफ नहीं देखता। 1987 की बात है।
गांव में एक बाहरी आया था, मलंग शाह। लंबा चोला, माथे पर सफेद कपड़ा और आंखों में अजीब सा ठहराव। लोगों ने कहा, पीर है बीमार, ठीक करता है, तावीज देता है। और सच कहूं तो कईयों की बीमारी वाकई ठीक भी हुई। पर 2 महीने में गांव की हवा ही बदल गई। पहले मंगू की बकरी रात में गायब हुई, फिर फूलमती की बेटी को नींद में चिल्लाते देखा, मत बुलाओ, मत बुलाओ उसे। और एक रात तो खुद मैंने देखा, झोपड़ी से धुआं नहीं बल्कि कोई साया निकलकर बांस की झाड़ियों में समा गया। गांव में डर फैल चुका था। अब बात आती है उस रात की जब मोबाइल कंपनी वाले मजदूर आए थे। उन्होंने गांव में टावर लगाने के लिए जमीन खोदनी शुरू की और उसी झोपड़ी की बगल में खुदाई चल रही थी। पहली बार उस झोपड़ी की मिट्टी हिली और उसी रात रमजान नाम का मजदूर, जिसकी ड्यूटी वहीं थी, सुबह गांव के कुएं में औंधे मुंह मरा मिला। उसके बदन पर तावीज बंधा था और तावीज में नाम लिखा था, मलंग। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, पर असली डर तो अब शुरू होगा, क्योंकि मलंग को गाड़ा गया था पर वो मरा नहीं था। कोई खुद को गाड़े जाने के बाद भी लौट आए तो समझो वो इंसान नहीं, कुछ अधूरा है उसमें। मलंग पीर अधूरा था। आशक का डर। अशफाक को गांव आए 2 दिन हुए थे। मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी में टेक्नीशियन है, शहर का लड़का है, पढ़ा लिखा। डर भूत पर ज्यादा यकीन नहीं करता। उसे झोपड़ी वाली जमीन पर गड्ढे की निगरानी की ड्यूटी दी गई। पहली रात खेत के किनारे टेंट में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तक नहीं हिल रही थी। रात के करीब 2:30 पर एक अजीब सपना आया। वो खुद को उसी झोपड़ी के अंदर देखता है। झोपड़ी की दीवारें जिंदा सी लग रही थी, जैसे सांस ले रही हो। सामने जमीन पर एक आदमी बैठा है, चेहरे पर सफेद चादर ढकी हुई और हाथ में जला हुआ ताबीज। धीरे से वह चादर हटाकर बोलता है, तेरा नाम लिखा है इसमें, अब भागेगा कहां? आशक चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। अगली सुबह सपना तो सपना था, यह सोचकर टेंट से बाहर निकला, पर जब हाथ में पानी डालने के लिए बाल्टी उठाई तो बाल्टी के नीचे एक भीगा हुआ तावीज पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा सपने में देखा था। अशफाक ने तावीज को हाथ नहीं लगाया, बस चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसी शाम गांव का एक बुजुर्ग लोटन बाबा उसे देखकर रुक गया। बोला, बबुआ, झोपड़ी वाली जमीन पर रात बिताना मत, वहां कुछ अधूरा है, वहां पीर नहीं, पीर की भूख दफन है। अशफाक ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन उसे क्या पता था उस रात की नींद उसकी आखिरी चैन की नींद होगी, क्योंकि अब पीर को वह मिल गया था जिसके जरिए वह फिर से जिंदा होगा। पीर की वापसी। कई बार जिस जमीन को हम बंजर समझते हैं, वहीं से कुछ ऐसा उगता है जिसे इंसान नहीं बल्कि वो इंसान को खाता है। तीसरी रात आशक को तेज बुखार हो गया। सांस अटक अटक कर चल रही थी, जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो। गांव के डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम कर लिया होगा, आराम कर लो। पर गांव वालों की नजर में यह बीमारी नहीं थी, यह झोपड़ी का असर था। रात को उसी ताबीज वाले ख्वाब ने फिर लौटकर दस्तक दी, लेकिन इस बार सपना नहीं था। टेंट के बाहर हल्की सरसराहट हुई, जैसे सूखी पत्तियों पर कोई घिसट रहा हो। अशफाक ने टॉर्च जलाकर बाहर झांका। किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, नंगे पैर उल्टी दिशा में पड़े हुए। वो निशान सीधे झोपड़ी की ओर जा रहे थे। अगले दिन सुबह गांव के 2 बच्चे राजा और छोटू खेलने गए थे उसी झोपड़ी के पास। राजा का पांव अचानक झाड़ी में फंस गया। जब छोटू ने उसे खींचा तो उसकी पैंट की जेब से कुछ बाहर गिरा, वही तावीज जो अशफाक ने देखा था। अब सवाल यह था, तावीज आखिर कहां कहां घूम रहा है। उधर अशफाक की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखों में लाली थी, चेहरा काला पड़ रहा था और सबसे अजीब बात, उसकी आवाज बदल रही थी। रात को नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, मिट्टी में गाड़ दिया मुझे, अधूरा छोड़ दिया, अब मैं पूरा होऊंगा। बगल वाले मजदूर शिवनाथ ने यह सब सुन लिया और डर के मारे अगली सुबह काम छोड़कर भाग गया। लेकिन जो सबसे खौफनाक था, वो रात को झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुलना। लकड़ी की आवाज आई, खर, और अंदर से एक साया निकला, लंबा झुका हुआ, और उसकी पीठ से मिट्टी झड़ रही थी। अब पीर जमीन के नीचे नहीं था, वो ऊपर आ चुका था। लोटन बाबा का रहस्य जो जिंदा रहते हुए रूहों से बात करे, वो मरकर इंसानों से बात क्यों नहीं करेगा? गांव में एक ही आदमी था जिसे पीर की असली कहानी मालूम थी,
लोटन बाबा। उस रात जब आशक की हालत और बिगड़ी तो गांव के सरपंच खुद बाबा को बुला कर लाए। आशक अब आंखें मूंदे बड़बड़ा रहा था। 4 को लिया था, 5वां बाकी है। लोटन बाबा यह सुनकर कांप गया। उसने कहा, बबुआ, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, ये सच है। वो पीर मलंग नहीं था, वो तो खास किस्म का भटकता हुआ इंसान था। 32 साल पहले गांव में एक बाबा आया, खुद को मलंग पीर कहता था। दिखने में फकीर जैसा, पर आंखें ऐसी जैसे किसी जानवर की हो, गहरी, काली और बिना पलक झपकाए घूरने वाली। लोगों की बीमारियां ठीक होती थी उसके पास जाकर, पर हर इलाज के बाद वो एक चीज मांगता था, एक मुट्ठी मिट्टी। तेरे आंगन से किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब उसे सच्चा पीर समझने लगे, पर धीरे धीरे लोगों के घरों में जनानी आवाजें रात को सुनाई देने लगी। बच्चे बीमार पड़ने लगे और 3 लोग बिना वजह मर गए। एक दिन एक औरत की लाश झोपड़ी के पास उल्टी लटकी मिली। बस उसी रात गांव वालों ने पीर को घसीटकर उसी झोपड़ी के नीचे गाड़ दिया। पर मरते समय उसने एक ही बात कही, 4 पूरे 5वां बाकी है, मैं अधूरा हूं इसीलिए लौटूंगा। अब वर्तमान में आशक की हालत से साफ था कि वही 5वां बन चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे किसी और के कब्जे में जा रहा था। लोटन बाबा ने झोपड़ी की दीवारों को हाथ लगाया और धीमे से बोला, यहां सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये पूरी जमीन पीर की भूख से बनी है। और तभी एक चीख, झोपड़ी के अंदर से कोई था वहां जो अब सिर्फ परछाई नहीं, असली रूप में बाहर आने को तैयार था। कभी कभी किसी को जिंदा दफन करने से वह मरता नहीं, वो जमीन बन जाता है। रात 12:34 पर झोपड़ी के पास से एक और चीख गूंजी। इस बार लोटन बाबा गायब था। आशफाक अब पूरी तरह होश में नहीं था। उसकी आंखें लाल नहीं, साफ काली थी और आवाज जैसे कोई कई गले से बोल रहा था, मिट्टी से निकला हूं, अब मिट्टी में नहीं जाऊंगा। 5वां पूरा हुआ। गांव वालों ने मिलकर आशफाक को पकड़कर झोपड़ी से दूर किया, लेकिन झोपड़ी अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसकी छत से धुआं निकल रहा था और मिट्टी में से आवाजें आ रही थीं। झोपड़ी के नीचे क्या था? लोटन बाबा अचानक वापस लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में खून लगा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं उसके नीचे गया था, वहां सिर्फ पीर नहीं है, वहां 4 और लोग गाड़े गए हैं। वो 4 जो पीर के इलाज में मिट्टी देने गए थे, वो चारों की रूहें उसके गुलाम बन चुकी थी। और अब 5वां यानी अशफाक, पीर का असली रूप। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। दरवाजा खुद खुल गया और वहां खड़ा था एक अंजला इंसान जिसकी पीठ से हड्डियां बाहर थीं, चेहरा आधा मिट्टी में ढंका और आंखें खून में डूबी। उसने सीधा अशफाक की तरफ देखा और कहा, तू अब मेरा है, तेरे जरिए मैं बाहर चलूंगा। लेकिन तभी कुछ हुआ। अशफाक ने जोर से तावीज तोड़ दिया जो उसके गले में था और वहीं चिल्लाया, तू अधूरा था, वह भी अधूरा। पीर चीखा, झोपड़ी हिली और जमीन फट गई। सच यह था कि अशफाक खुद उसी पीर का वंशज था, उसी के खून से जन्मा हुआ, इसीलिए 5वां वही बना। झोपड़ी में गाड़ी गई मिट्टी अशफाक के पूर्वजों की थी। और आखिर में जब सब शांत हुआ, गांव ने झोपड़ी तोड़कर वहां मंदिर बनवा दिया। पर एक रात मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी और मंदिर के पुजारी ने देखा दीवार पर लिखा था 6ठा। अब सुनते हैं अगली कहानी। दोपहर के करीब 2:30 पर ऑनटो धूल उड़ाता हुआ धमतरा गांव के स्कूल के सामने रुका। 30 साल की संगीता मिश्रा ने ड्राइवर को किराया दिया, फिर अपना छोटा सा सूटकेस उठाकर टूटी हुई स्कूल चौखट लांघी। गर्मी के बावजूद हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी, जैसे इमारत ने धूप को भीतर घुसने ही न दिया हो। स्कूल का हेडमास्टर शिवदत्त तिवारी बरामदे में इंतजार कर रहा था। नमस्ते के बाद उसने फाइल आगे बढ़ा दी। आपकी क्लास कोठरी नंबर 6 यहीं आखिरी में है, थोड़ी जगह है पर काम चल जाएगा। संगीता ने मुस्कुराकर हामी भरी, मगर हेडमास्टर के पीछे खड़े 2-3 ग्रामीण कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मानो वे कुछ कहना चाहते हो पर हिम्मत न जुटा पा रहे हो। बरामदे से गुजरते हुए संगीता ने देखा दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, जालों से ढके हुए रोशनदान और आखिरी कमरे के बंद ताले पर छोटा सा लाल धागा बांधा था। ताला खोल दीजिए, उसने चपरासी गणेश से कहा। गणेश ने हाथ कांपते हुए चाबी घुमाई। ताले के खुलते ही धूल की महीन परत हवा में तैरने लगी। अंदर से सड़ा हुआ काढ़ा
बदबूदार सन्नाटा बाहर लिपट आया। कोठरी में बम मुश्किल 10 डेस्क, एक टूटी ब्लैकबोर्ड और पीछे कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। अलमारी के दरवाजे पर किसी ने पुराना नाम नीला कांटे से खुर्च कर लिख रखा था। संगीता ने अनदेखा करके रूपरेखा बनाने लगी। डेस्क सरकाना, गंदगी झाड़ना। तभी पीछे से चौंक की आवाज आई, जैसे किसी ने ब्लैकबोर्ड पर बेरहमी से खींच दी हो। वह पलटी, कमरा खाली, शायद चूहों की आवाज होगी। उसने खुद को दिलासा दिया। दोपहर ढलते ढलते वह थककर कुर्सी पर बैठी ही थी कि सिर के ऊपर रोशनदान से सूखी पत्तियां झड़ पड़ी और कहीं दूर से बच्चों की धीमी सी खिलखिलाहट गूंजी। स्कूल में उस वक्त कोई छात्र मौजूद नहीं था। संगीता बाहर निकली तो हेडमास्टर फिर सामने मिला। उसने हल्की झिझक के साथ पूछा, मैडम कमरा ठीक लगा? अगर कोई परेशानी हो तो? संगीता ने मुस्कुराकर कहा, सब बढ़िया है सर, बस सफाई करवानी होगी। हेडमास्टर ने ठीक है तो कह दिया, मगर जाते जाते उसने वही लाल धागा जेब से निकालकर फिर से ताले पर बांध दिया, जैसे किसी दबी हुई आदत से मजबूर हो। शाम को क्वार्टर लौटते वक्त संगीता ने आखिरी बार मुड़कर स्कूल की तरफ देखा। कोठरी नंबर 6 की खिड़की की सलाखों के बीच किसी सफेद परछाई का पल भर को अजीब सा आकार उभरा, फिर जैसे कुछ नहीं था। उसने आंखें मली, शायद थकान की वजह से भ्रम होगा, लेकिन दिल की धड़कन ने बता दिया, धमतरा का यह पहला दिन आखिरी सा ना हो जाए। दूसरे दिन सुबह से ही संगीता ने तय किया था कि आज वह थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंचेगी। धमतरा का वो पुराना स्कूल जहां की दीवारें अब तक धूप को सहन कर रही थीं, आज फिर से उसे अपने अंदर छुपे रहस्यों का एहसास दिला रहा था। दोपहर 12 बज रहे थे। स्कूल में बच्चे अपनी छुट्टी के बाद भागते हुए चले गए थे। पूरे परिसर में एक अजीब सा सन्नाटा था, सन्नाटा जो खामोशी से भी ज्यादा भारी लगता था। संगीता ने अपनी तवज्जो को टेबल पर रखी फाइलों से हटाकर खिड़की की तरफ मोड़ा। तभी दूर कोठरी नंबर 6 की ओर एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो कोठरी जिसके दरवाजे के अंदर 3 दिन पहले पहली बार कदम रखा था। अचानक उस कमरे के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। पहले तो उसे लगा कोई बच्चे अपनी मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं थे। आवाजें धीरे धीरे तेज होती चली गई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, किसी ने गाने की कोशिश की हो, मगर उसके शब्द स्पष्ट थे। संगीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और मन बनाया कि अब जाकर देखेगी। कोठरी के ताले को खोलते हुए उसकी हथेलियां ठंडी हो रही थीं। जैसे जैसे दरवाजा खुला, अंदर का अंधेरा और घना होता गया। कदम अंदर बढ़ाते ही उसने महसूस किया कि जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हों। वो घड़ी की तरफ देखती रही। 12:15। वो वक्त जब गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कोठरी नंबर 6 अपनी आत्मा के साथ जीवित रहती है। अचानक एक ठंडी सांस उसके गले पर टिकी और ब्लैकबोर्ड से फिर वही चौंक की आवाज हुई। टक टक पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। तभी कोठरी के पीछे वाले कोने से एक सफेद परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। संगीता ने देखा, परछाई की आंखें सुनी, चेहरे पर गहरी उदासी और एक खालीपन जो उसे भीतर तक हिला गया। नीला हवा में कोई आवाज थी जो शायद उसके नाम को पुकार रही थी। संगीता का मन कह रहा था, भाग जाओ, मगर पैर मारने को तैयार नहीं थे। सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था और कोठरी नंबर 6 का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद होने लगा। जब दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, संगीता ने महसूस किया कि उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल हवा में लटक रही है। दरवाजा आधा बंद था, फिर भी कमरे का अंधेरा अंदर तेजी से फैल रहा था, मानो अंधेरे ने उसे घेर लिया हो। संगीता ने हिम्मत जुटाई और मन ही मन कहा, मैं डरूंगी नहीं, यह सब सिर्फ मेरे मन का खेल है। पर जब उसने उस सफेद परछाई की ओर देखा तो उसके पैर जड़ की तरह जमीन में कड़े हुए लगे। परछाई ने धीरे धीरे अपनी हिम्मत दिखाई। उसके फीके चेहरे पर गहरा दर्द झलक रहा था। उसकी सुनी आंखें मानो कह रही थीं, मुझे भूलो मत, मैं यहां हूं। संगीता ने अपने दिल की धड़कन को दबाने की कोशिश की, लेकिन एकाएक उस पर छाया हुआ ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर मानते नहीं थे। आवाज धीरे धीरे एक सिसकती हुई पुकार में बदल गई, मदद करो। संगीता ने झट से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद हो चुका था। हवा के साथ एक हल्की सी गंध आई,
जैसे कोई पुरानी मिट्टी और सड़ती पत्तियां जल रही हों। उसने दिमाग में एक सवाल उठाया, नीला की मौत क्यों हुई? क्या सच में उसे कोई मारा? इतना सोचते सचते एक तेज चिल्लाहट उसकी गर्दन पर पड़ गई। मदद करो। आवाज अब जोर से हो रही थी और सफेद परछाई ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए संगीता के सामने आकर धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। संगीता की सांसें तेज हो गई, आंखों से आंसू आ गए और वह खुद को बचाने के लिए चीख पड़ी, कोई है, मदद करो, कोई है। उसकी चीख सुनकर स्कूल के बाहर से गणेश और हेडमास्टर की आवाज आई, मैडम क्या हुआ? दरवाजा खोलो। गणेश ने जोर से दरवाजे पर ठोकर मारी और दरवाजा खुला। संगीता बाहर आई, पसीने से भीगी और अपना सिर नीचे झुका लिया। हेडमास्टर ने पूछा, क्या हुआ? यह सब क्या था? संगीता ने कप कंपाते स्वर में कहा, कोठरी नंबर 6 में कुछ तो है, मुझे मदद चाहिए। अगले दिन संगीता ने हिम्मत जुटाई और हेडमास्टर से कोठरी नंबर 6 के इतिहास के बारे में पूछना शुरू किया। हेडमास्टर शिवदत्त ने एक गहरी सांस ली और बोला, नीला वो इस स्कूल की एक पूर्व अध्यापिका थी। लगभग 10 साल पहले एक दिन अचानक गायब हो गई। गांव वाले कहते हैं कि उसने अपने आखिरी दिनों में कुछ अजीब अनुभव किए थे। कहते हैं कि वह किसी अनदेखी शक्ति से परेशान थी। संगीता ने झुकी हुई आवाज में पूछा, क्या कोई उस दिन उसके बारे में कुछ जानता है? हेडमास्टर ने आंखें नीचे गिराई। कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नीला ने कक्षा में एक बच्चे को बहुत डांटा था। अगले दिन वो बच्चा स्कूल नहीं आया। उसके बाद से नीला के ऊपर शंका और अफवाहें होने लगी। संगीता ने सोचा, क्या यह सब सच हो सकता है? क्या नीला का भूत सच में इस कोठरी में है? उस शाम संगीता ने गांव के बुजुर्गों से भी बात की। उनकी कहानियां और भी डरावनी थी। नीला की आत्मा रेस्टलेस है, वो कुछ बताना चाहती है, शायद उसे न्याय चाहिए। रात को जब संगीता घर लौट रही थी तो उसका मन अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसने महसूस किया कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ सच छुपा हुआ है। उस रात संगीता की नींद उड़ी हुई थी। उसकी आंखें बार बार कोठरी नंबर 6 के उस अंधेरे कमरे की ओर घूमती थीं, जहां नीला की आत्मा अभी भी भटक रही थी। रात के लगभग 2 बजे संगीता के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मदद करो, मैं यहां फंसी हूं। उसका दिल दहल गया। यह मैसेज उसी कोठरी से था। यह वह जगह थी जहां उसने सबसे पहले परछाई देखी थी। वो डर के बावजूद फिर से स्कूल पहुंची। स्कूल का माहौल रात को और भी सूनापन लिए हुए था। हर कोना अजीब लग रहा था। कोठरी नंबर 6 के बाहर खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा हो। फिर से वही आवाज आई, धीमे स्वर में, मदद करो। संगीता ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई और उस कोने की तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। वहां उसने एक पुरानी डायरी पढ़ी। देखी, डायरी के पन्ने जमाने के साथ पीले और फटे हुए थे, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था, मैं नीला हूं, मेरी मौत का राज जानो, मेरी आत्मा को शांति दो। संगीता ने डायरी को ध्यान से खोला। हर पन्ने पर नीला की परेशानियों और उसके डर के बारे में लिखा था। नीला ने बताया था कि स्कूल में कुछ बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे। वो उन बच्चों की खोज में लगी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। डायरी में एक जगह लिखा था, कोठरी नंबर 6 के नीचे छुपा है वह राज जिसे कोई जानना नहीं चाहता। अगर मैंने सच बताया तो मेरी जान खतरे में थी। संगीता का दिल धक धक करने लगा। उसने समझा कि नीला ने जानबूझकर कोठरी नंबर 6 के नीचे कुछ छुपा रखा था। अगली सुबह वो स्कूल के प्रधानाचार्य से मिली और सब कुछ बताया। प्रधानाचार्य ने भी आश्चर्य जताया, लेकिन कहा, हम सबको पता है कि उस कोठरी के नीचे एक पुराना तहखाना है जो कई सालों से बंद है। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं। संगीता ने ठाना कि वह तहखाने का सच जानने की कोशिश करेगी। शाम के समय संगीता ने तहखाने के पुराने दरवाजे का पता लगाया। वो दरवाजा कोठरी नंबर 6 के फर्श के नीचे छुपा था, जिसे मोटी जंग लगी हुई थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही गहरा अंधेरा और सड़ी हुई मिट्टी की गंध ने उसका स्वागत किया। एक पुरानी माचिस जलाई और धीरे धीरे उसने तहखाने की दीवारों पर कुछ लिखावट देखी। सच बाहर आ जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। संगीता ने दिल में ठाना कि वह पीछे नहीं हटेगी।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, एक खाली पिंजरा और टूटी हुई कड़ियां दिखाई दी। यहां कोई बंद था। क्या नीला भी यहां कैद थी? अचानक तहखाने की एक दीवार से ठंडी हवा निकली और एक आवाज गूंजी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। संगीता की रूह कांप उठी। संगीता ने गहरी सांस ली और आवाज की तरफ बढ़ी। तहखाने के कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी जिसे जंग लगी चाबी से खोला जा सकता था। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से नीला की पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज निकले। दस्तावेजों में लिखा था कि नीला ने बच्चों को बचाने के लिए कुछ अनैतिक कर्मों का विरोध किया था। इसके चलते कुछ ताकतवर लोग उसे दबाने लगे। नीला की मौत किसी दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। उसकी आत्मा शांति चाहती थी ताकि वह इस सच को सबके सामने ला सके। संगीता ने यह सब सबूत प्रधानाचार्य और गांव वालों को दिखाए। धीरे धीरे सच सामने आया और नीला की आत्मा को शांति मिली। कोठरी नंबर 6 अब सिर्फ एक कहानी बन गई, लेकिन संगीता की हिम्मत ने उसके भयावह अतीत को उजागर कर दिया। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।